नमस्ते। न्यूज पथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से बॉर्डर पर इस समय चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। इस वक्त बॉर्डर पर जवानों के जिद, जुनून, संघर्ष की कहानियां लिखी जा रही हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। क्या इस बार हम लोग एलओसी भी अपने कब्जे में लेने वाले हैं? आगे का क्या रणनीति रहने वाली है? भारत का सुरक्षा चक्र कैसा बनने जा रहा है? इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर जीवन। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज पथ पर। जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहले तो आपकी ये मुस्कुराहट बता रही है कि भारत की तरफ से शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है सर। आज ही नहीं, सदियों से भारत के इतिहास में 15,000 पहले से लेकर आज तक, चाहे रामायण का युग रहा हो या महाभारत का, और चाहे आज का ये मॉडर्न जमाना कलयुग, हर युग के अंदर हमने अपना प्रचंड प्रहार किया है और अपने धर्म को मानते हुए हमेशा सफलता पाई है। और अब जो आप देख रहे हैं, ये अधर्मी का रास्ता जो पाकिस्तान अपना रहा है, उसकी सजा उसे मिल चुकी है और आगे भी मिलेगी। इस समय जो बॉर्डर पे हालात है सर, खास तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों उसने हमला किया, हम लोग के ऊपर ड्रोन से अटैक किया और उसको हमारे S-44 सिस्टम ने जिस तरीके से नाकाम किया है, उसके बाद से पाकिस्तान के हौसले तो हमेशा से ही पस्त रहे हैं। उसके बाद से वहां अंदर से अंदरूनी खबरें ये आ रही हैं कि चीजें और ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहला तो जो हमला हमने 6 और 7 मई की रात को किया, उनके टेररिस्ट कैंप से पे किया, जिनमें मैं 3 मुख्य हमले समझता हूं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, उसके बाद मुरीद के अंदर लश्कर ए तोयबा का ठिकाना, और सियालकोट के अंदर उन्हीं का ठिकाना। ये जो 3 ठिकाने मारे हैं और इसके साथ मसूद अजहर की परिवार वालों को मारा है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने साबित कर दिया है कि हमारा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम उनके आवाम जनता के खिलाफ नहीं है। अगर हम किसी के खिलाफ है तो वो है आतंकवाद, उग्रवाद, और वो बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं है। पहलगाम का जो हादसा हुआ है 22 अप्रैल को, जो हमने 26 साथियों को खोया है, बहुत सारी माताओं और बहनों के सिंदूर उजड़ गए हैं, उनका नुकसान हम भरपाई करेंगे और पाकिस्तान देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। लेकिन जो आपने बात की कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक है, सोने में सुहागा है कि हमारी सेना इतनी सशक्त है। और 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद में हमने देखा कि एयर डिफेंस वो है, वो सुरक्षा कवच है जिसे मजबूत करना अति आवश्यक है। हम सब अपने घरों में दीवार लगाते हैं, किसान खेत पे बाड़ लगाता है, तो क्यों ना मैं अपने देश के चारों तरफ वो सुरक्षा कवच लगाऊं जिसको दुश्मन भेद न पाए। और ये जो सिस्टम अभी हमारे पास है, चाहे ड्रोन्स हैं, आकाश मिसाइल है, S-400 सिस्टम है, या और दूसरे जो सर्वेलेंस के बाद में टारगेटिंग के औजार हमारे पास हैं, इन सब ने दर्शा दिया है कि हम 21वीं शताब्दी की उभरती शक्ति हैं। बिल्कुल सर। एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप एज अ ब्रिगेडियर, आप सेना के एक अभिन्न अंग हैं, रहे हैं, और चीजें आपके सामने से होकर गुजरी हैं। अभी लोग 1971 की वो लड़ाई याद कर रहे हैं। लोगों के अब इंटरव्यूज आ रहे हैं आम जनता के कि भाई उस समय जो बुजुर्ग लोग हैं 80-82 साल के, वो लोग जो है उस चीजों को याद कर रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसी कोई एक घटना या कोई कुछ ऐसा जो आपकी आंखों से होकर गुजरा हो, आपके पास से गुजरा हो। जी, 1971 की लड़ाई एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस वक्त एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। एक
जो चल रहा था पाकिस्तान, उसका ईस्टर्न पाकिस्तान हिस्सा बांग्लादेश बन करके नए राष्ट्र के तौर पे उभरा था। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भारतीय सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर के ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। और इस कामयाबी को हासिल करने में सेनाओं के तीनों अंग के हर एक सैनिक की भूमिका बहुत अद्भुत रही है। और ये जो कहानियां हम उनसे सुन रहे हैं, वही तो हमारी प्रेरणा है। उसके बाद हमने कारगिल का युद्ध देखा और उसके बाद आज का युग देखा। तो ये जो इतिहास हमको बताता है, एक ट्रेंड लाइन हमको देता है, इतिहास में वीरों की गाथाएं हमको आती हैं। और आप जो मुझसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं या मेरा खुद का अनुभव पूछ रहे हैं, तो मैंने अपने तकरीबन 37 साल के आर्मी के करियर के अंदर, मैं पैदल सेना से हूं, इन्फेंट्री जिसे कहते हैं, शिवाजी की सेना का वो तलवारबाज सैनिक हूं मैं, जो कि आगे फ्रंट पे रहता था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हम बॉर्डर पे रक्षा करते थे, इन्फिल्ट्रेशन को रोकते थे। वहां से पाकिस्तान की जो फायरिंग होती थी उनको सबसे पहले हम भुगतते थे। फिर अंदर के इलाके में जहां जहां उग्रवादी आ जाते थे, उनको जाकर उनके साथ उनको पहले तो खोजना, खोज करके फिर मारना, ये कार्य हमने किया। और मेरी जब यूनिट पुंछ के इलाके में थी, तब हमने 70 से ज्यादा मिलिटेंट उस इलाके के अंदर मारे थे। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे उस ऑपरेशन में, उस दौरान में, मेरी यूनिट को भारतीय सेना अध्यक्ष का यूनिट साइटेशन मिला था। बहुत अव्वल प्रोफेशनल काम करने का एक रिकॉग्निशन था जो भारतीय सेना ने मुझे और मेरी यूनिट को दिया। तो वहां पर जब हमने काम कर रहे थे, तो मेरे पास हिंदू सोल्जर्स भी थे, मुसलमान सोल्जर्स भी थे, तो और गुरखा सोल्जर्स भी थे, सरदार लड़के भी थे। तो ये जो सैनिक मेरे पास तो चारों किस्म कौमों के थे। और मेरी यूनिट के अंदर सर्व धर्म स्थल होता था। मतलब एक ही कमरे के अंदर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा होता था। हम इसको एमएमजी बोला करते थे। एमएमजी मिलिट्री के अंदर मीडियम मशीन गन कहलाती है। उस मीडियम मशीन गन को हमने धर्म स्थल के अंदर शामिल कर रखा था कि भैया ये तीनों धर्म तो हमारी मीडियम मशीन गन है, और हम मिलकर जब दुश्मन को मारेंगे तो क्या मसल वो सामने टिक जाए। और वो उन्होंने, जवानों ने हमारे साथ करके दिखाया। मैं आपको कई हादसे सुना सकता हूं, शायद समय कम हो जाएगा, हादसे कम नहीं होंगे, इनकी वीरों की गाथाएं कम नहीं होंगी। जी सर, एक चीज जो मैं उस समय भी और आज के समय में भी बदला नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान का झूठा प्रचार, उस समय आका कोई और था, लेकिन वहां भी उस समय यही होता था, वो अपने प्रोपोगेंडा पे ही कायम रहता था। और आज भी यही हो रहा है। आज भी वो लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, हम कहीं नहीं है। जी जी दिगंबर, मेरा विचार थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। जब जी सर 89 में, 1989 में जब उग्रवाद शुरू हुआ, उग्रवाद शुरू किया कश्मीर में, 1990 में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, परिवारों को कश्मीर छोड़ करके भागना पड़ा। वो बहुत दर्दनाक समय था। उस वक्त मैं खुद उड़ी के सेक्टर के अंदर था, और मैंने वहां 89 से पहले जन्नत देखा है, और 89 के बाद में जहन्नुम भी मैंने वहीं देखा है। और इन हालात में रहते, जब मैं इस अपने माहौल को एक्सेस करता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये सारी कहानी पाकिस्तान की शुरू की हुई थी। और उस जमाने में जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और वो जो उसने कहानी शुरू की, वो उससे हमको बहुत नुकसान हुआ। और वो समय था जबकि हम उतने प्रोएक्टिव नहीं थे। क्यों नहीं थे मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम प्रोएक्टिव नहीं थे। हम तब भी डिप्लोमेसी, बातचीत, इसके जरिए शांति स्थापित करना चाहते थे। और वो गोल कैसे सुधरे, ये हमको बहुत बाद में समझ में आया। जैसे जैसे मैंने 1990 से लेके 92 से 96, 97 तक मैं उसी इलाके के अंदर था, और इसका बुरा दौर देखा है मैंने। और जब हम ये देखते थे कि वो हमें हर बार कहीं ना कहीं मात करता था, और हम उसके एक्शन पे रिएक्शन करते थे।
तो ये एक बहुत, हालांकि हम हर बार उनको मारते थे, कभी हमें ये नहीं महसूस हुआ कि हम कमजोर हैं, पर हम तब उस पेड़ के सिर्फ पत्ते तोड़ते थे, उन मिलिटेंट को मार करके सिर्फ पत्ते तोड़ते थे। हमने उस पेड़ की डाल, पेड़ का तना और उस पेड़ की जड़ को नहीं काटा। जो उग्रवाद एग्जैक्टली की सर। जड़ को हमने तब नहीं काटा, और वो आज नासूर बनके आपके और मेरे सामने खड़ा है। तो जो मेरा विचार भिन्न है, मैं उस कॉन्सेप्ट जो था लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वहां से आकर के अब जब हम प्रोएक्टिव हो गए हैं, हमने कहा हाँ, एक हाथ दिखाएगा तो दूसरी तरफ से चाटा पड़ेगा, और ये हमने करके दिखाया है। जैसे ही हमने करके दिखाया है, ये दुश्मन जो पहले प्रोएक्टिव था, डिफेंसिव पे रहना चाहता था, अब डिफेंसिव पे आ गया। अरे नहीं 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 मारना, नहीं मारना। और अब तो कल की पिटाई के बाद तो इंटरनेशनल फोरम में जाकर के कटोरा लेकर के खड़ा हो गया कि जी हमें लोन दे दीजिए, हमारे यहाँ पर बहुत गोले पड़ गए, हम बहुत तकलीफ में हैं। तो आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है फ्रॉम अ पैसिव डिफेंसिव माइंडसेट, हम अभी ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव माइंडसेट के अंदर है। और ये माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम जीत रहे हैं। और आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं, हम इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन से और जबरदस्त सफलता के साथ निकले। और वो होगा आपकी और मेरी मानसिकता के साथ होगा। देशवासियों का समर्पण हमारे प्रति, देश के प्रति इतना मजबूत है कि आप और मैं जीत की ओर निश्चित तौर पर अग्रसर है। सर इसमें शीर्ष नेतृत्व का भी एक बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है उनका, जिनके आदेश से या जिनके सोच समझ से, जिनकी रणनीति से चीजें इस लेवल पर पहुंची हैं कि हम पाकिस्तान से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले कहा कि पहले हम लोग जो है सिर्फ पत्ते तोड़ते थे, इस बार जड़ पर प्रहार हो रहा है। इसमें शीर्ष नेतृत्व के योगदान पे या उनकी सोच, उनकी रणनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बहुत बहुत खूब, आपने बिल्कुल मेरे ख्याल से वो बोलते हैं कि यू हैमर्ड इट। जो किसी भी सफलता का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टीम का, इंडस्ट्री का या देश का, अगर नेता मजबूत है तो वो देश मजबूत है। अगर आप किसी भेड़ को, भेड़ों के झुंड को जीतने के लिए लगा दो, तो वो भेड़ कभी भी जीत नहीं सकती। अ शीप विल ऑलवेज रिमेन अ शीप। If there is a lion who's leading the band of lions or sheep, he will surely bring success, whosoever may be the followers. क्योंकि वो फॉलोवर्स को लीडर्स बनाने की काबिलियत उसके अंदर होती है, तभी वो कर पाता है। और इसके साथ दूसरी बात है कि अपनी काबिलियत के अलावा जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स है, टीम मेंबर्स को तैयार करना उतना ही जरूरी है। तो अगर आज हमारी लीडरशिप है, एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक तरफ थिंक टैंक्स है, एक तरफ हमारे भारतीय सेनाओं के तीनों अंग हैं, फिर हमारी अपनी जनता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं पूरे देश के अंदर इस जीत की सफलता के लिए। और ये स्टेक होल्डर्स सभी आज की तारीख में शेयर है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सेनाएं ही शेयर है, क्योंकि मुझे देश का प्यार और इज्जत प्यारी है, वो मुझे मिल रही है। तो सैनिक होने के नाते क्यों ना मैं जान देने को तैयार हो जाऊं। बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा हमेशा देश के लिए कुछ भी करने को। और वो जो ट्रेनिंग, वो जो प्यार और वो रिस्पेक्ट, आदर जो मिल रहा है भारतीय सेनाओं को, और वो सक्षम है और वो करके दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ किस वजह से है कि सभी डिपार्टमेंट के, सभी सेनाओं के, सभी ओहदेदारों का जो लीडर है वो सक्षम और जबरदस्त शेर है। सर अभी एक और चीज सामने आई जो इस समय काफी सुर्खियों में है, वो ये कि रऊफ जो अभी जिसका जो है जैसे मोहम्मद का जो मेन संस्थापक है, मसूद अजहर का जो छोटा भाई है रऊफ अजहर, उसकी जो मौत हुई है और उसकी मौत पे जिस तरीके से बिलबिलाया है मसूद अजहर, वो आप उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि वो भारतीय संसद पर जब हमला हुआ उसमें भी शामिल था, पठानकोट एयरबेस पर जब हमला हुआ उसमें भी शामिल था, कठुआ सांबा, आप तो वहां रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कई आतंकी टेररिस्ट अटैक में वो शामिल था। जी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप देखिए मसूद अजहर का क्या स्टेटमेंट था इस हादसे के बाद में। उसने खुद बोला कि अच्छा होता अगर मैं भी मर जाता। यस। अरे भाई, अगर मरने की इतनी ही चाह है तो आ जाओ, एक और करो। या फिर
सुधरने की चाह है तो आज भी वक्त है, माफी मांगो। वरना यस मैं सर। यकीन के साथ कह रहा हूँ दिगंबर कि उसकी भी 72 हूरें इंतजार कर रही हैं। समय आ गया है क्या बात उसके है। जाने का, इस धरती से विलुप्त हो जाने का वक्त आ गया है उसका, हाफिज सईद का और इनके जितने भी नंबरदार हैं इन सब का वक्त आ गया है। और मुझे भरोसा है जल्द ही इन सब का सफाया होगा। एक और जड़ें भी क्या, पेड़ की एक ही जड़ थोड़ी होती है, पेड़ की बहुत सारी जड़ें होती है। तो ये तो जड़ का एक मुख्य जड़ है जिसको कि हमने काटना शुरू किया है। इसके अलावा बाकी जो जड़ें हैं, चाहे पार पाकिस्तान में है या हमारे है, आप देखिए धीरे धीरे कैसे सफाया होता है। लोग अपने आप भागने लगेंगे मैदान छोड़ करके, देश अपने आप सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा। जहां हम डरते थे, हमारी माएं बहनें कश्मीर में जाने से डरती थी, अब आप देखिएगा अगले अगले 2 साल 5 साल बाद ये माहौल बिल्कुल बदलेगा दिगंबर। यस सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ब्रिगेडियर जीवन बता रहे थे कि किस तरीके से माहौल बदलने वाला है, किस तरीके से लोगों की सोच बदलने वाली है, किस तरीके से लोग अपनी धरती, अपने वतन के लिए अपने आप को और अपने जवानों को सैल्यूट करने वाले हैं, उनका मस्तक पर उनके तिलक लगाने वाले हैं। इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उन बड़ी खबरों में से सबसे बड़ी खबर यही है कि अब आगे क्या होगा। अभी एक बार फिर से ब्रिगेडियर जीवन ज्वाइन करेंगे, हम उनसे आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मसूद अजहर के भाई, जिसका नाम है अब्दुल रऊफ अजहर, उसका खात्मा हुआ, वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ था। आपको बता दूं कि मसूद अजहर का जो भाई है वो बहुत सारे ऐसी जगहों पर वो इन्वॉल्व था, ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व था जो भारत के लिए किसी नासूर की तरह है। भारतीय संसद का हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 की बात है। 13 दिसंबर 2001 पे जब वो हमला हुआ था, उस समय उस हमले में रऊफ शामिल था। यही नहीं, जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था 2 जनवरी 2016 की बात है, भारतीय वायुसेना स्टेशन पर जब हमला हुआ था, उसकी साजिश भी रऊफ ने रची थी, उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा कई आतंकवादी टेरर जो अटैक हुए थे, जिसमें कठुआ, सांभा, तंगधार, गुरदासपुर, इन सब जगहों पर जो हमले हुए थे आर्मी पोस्ट पर, उसमें भी इसका हाथ था। तो कुल मिलाकर ये भारतीय सेना की एक ऐसी कह सकते हैं जीत है जिसमें आतंकवाद की जड़ को उखाड़ा गया है। ब्रिगेडियर जीवन ने यही बात बोली कि जड़ एक नहीं हो सकती है, बहुत हो सकती है, लेकिन जड़ों को जब उखाड़ने का काम शुरू हो गया है तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, जैसे मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, जिसे आईएसआई पाल पोस कर बड़ा कर रही है, उसका भी खात्मा तय है, निश्चित है। न्यूज पथ पर आगे भी खबरें बनी रहेंगी, आप लोगों के साथ उन खबरों पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।